चलिए जी, कार्नेट साइकिल को देखते हैं। कार्नेट साइकिल को समझाने से पहले मैं तुम्हें 3 चीज़ें बता दूँ कि बुनियादी तौर पे जो इंजन का मामला होता है वो आपको मैंने बताया है कि एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है। अब वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है और इस तरह से इंजन चल रहा होता है। हम पूरे कार्नेट साइकिल में क्या करेंगे, आप लोग छोटी क्लास में एक टॉपिक पढ़ते थे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या करते थे कि पानी को एक कंप्लीट साइकिल दिखाते थे, वैसे ही हमें इंजन का यहाँ पे कंप्लीट साइकिल दिखाना है। हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इंजन को पहले मूव करेंगे ऊपर, फिर मज़ीद ऊपर, फिर नीचे, फिर वहीं पे ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमें इस पूरे टॉपिक में कंप्लीटली टॉपिक कार्नेट का एक साइकिल दिखाना है। फिर मैं आपको लिखवाऊँगा भी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेट्स सी क्या होने जा रहा है कार्नेट साइकिल में। कार्नेट साइकिल के टोटल 4 स्टेप्स हैं और वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है आइसो थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मेरा मशवरा है कि आप मेरे साथ नहीं बनाइएगा इस फिगर को। जब मैं कंप्लीट फिगर बना दूं, कंप्लीट साइकिल बना दूं, उसके बाद आपने इसे राइट डाउन करना है। ठीक है, अच्छा जी, पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप। हर स्टेप में हम इंजन कंसीडर करेंगे और फिर उस इंजन के साथ क्या क्या कुछ होगा वो आपको वक्त बताएगा। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा हमारे पास, वहाँ पे भी हम अपना इंजन कंसीडर करेंगे। दूसरे स्टेप के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप आएगा। और जो तीसरा स्टेप होगा उसमें भी हम अपना इंजन कंसीडर करेंगे। लाइक दिस। ये जो टॉपिक होगा इसको कहेंगे हम नंबर 2, नंबर 3 जो है ये आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर की चीज़ इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बुनियादी तौर पे नीचे के फैक्टर्स को पढ़ना है, तो मैं इसलिए आपके लिए ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, मतलब तीसरा प्रोसेस होगा जिसे हम नाम देते हैं आइसोथर्मल। अभी यकीनी तौर पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कर क्या रहे हैं, बट आप रिलैक्स होकर सुनते चले जाइए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा ये देखिए, इस तरह से कार्नेट साइकिल चलेगा, यूं 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 और फिर वापस यूं। ये जो है इसको कहते हैं आप, ये फोर्थ यानी कि लास्ट होता है, इसको कहते हैं आप एडियाबैटिक
कंप्रेशन। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 4th नंबर पे आ गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। चलें जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेट है, यहाँ तक आपकी मैंने सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाई है। अब चिल होकर सुनना शुरू करें कार्नेट साइकिल में होगा क्या। देखिए, कार्नेट साइकिल का सबसे पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, हम सबसे पहले इसमें एक पिस्टन कंसीडर करेंगे लाइक दिस। ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, और इसे हम रख देंगे एक हॉट बॉडी के ऊपर, ठीक है, लाइक दिस। हॉट बॉडी का मतलब है कि हम इसमें हीट अप्लाई कर रहे हैं। हॉट बॉडी का मतलब हम इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में इसका वॉल्यूम जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, V1। इसका शुरू में जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1। V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम। इस वक्त इसका जो प्रेशर है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं P1, और अंदर जो इसका टेम्परेचर है सिस्टम का उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, T1। अब होता क्या है कि हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, और साथ में हम इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ कर देते हैं। प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़, DEC डिक्रीज़ को शो कर रहा है। प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं और P1 से बना देते हैं P2। तो अब अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप यहाँ पे हीट दे रहे हैं और यहाँ पे आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो ये पिस्टन अपनी मूवमेंट कर देगा, यानी ये वाली जगह छोड़ेगा, और ये वाली जगह छोड़ के पिस्टन अपनी न्यू पॉइंट की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा, और इस पॉइंट के वॉल्यूम को हम कह देंगे V2। यानी कि वॉल्यूम V1 से क्या बन गया, V2, और प्रेशर P1 से क्या बन गया, T2। लेकिन ख्याल रखिएगा T1 ही रहेगा। उसकी वजह ये कि नीचे से हीट दी गई है और ऊपर से साथ में प्रेशर डिक्रीज़ किया गया है, तो ये वाला यहाँ पे भी हीट सप्लाई की जा रही है और साथ साथ यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है। तो ऊपर और नीचे मामला बैलेंस है, इस वजह से बीच के फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिहाजा आपके पास हमारे अब बड़ा सिंपल सा ये अभी हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया है, जो कि अभी जब तक लास्ट स्टेप हम नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। बट ये V1 से V2 बन गया, हीट सप्लाई की, और उसके बाद आप आगे का सिलसिला आपके सामने है। अच्छा, आप ख्याल रखिएगा, मैंने क्या कहा था, पिस्टन को मूव कैसे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर वहीं ले आएंगे। तो अभी हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो अभी हमने थोड़ा सा ऊपर किया। अब जो इसकी फाइनल स्टेज है ना, जो इसका फाइनल स्टेप है, वो इसका क्या होगा, इनिशियल स्टेप होगा। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या होने जा रहा है। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम अगेन, लेकिन ख्याल रखिएगा अब पिस्टन का जो इनिशियल वॉल्यूम है, जो पिस्टन का इनिशियल वॉल्यूम है, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, V2 कंसीडर करेंगे। जैसे ये V1 था तो इसको क्या कंसीडर करेंगे आप, V2 कंसीडर करेंगे। डन है। प्रेशर को आप क्या कंसीडर करेंगे, आप P2 कंसीडर करेंगे, और टेम्परेचर को आप क्या कंसीडर करेंगे, T1 कंसीडर करेंगे। यानी जो इसकी फाइनल स्टेज है, यानी जहाँ पे ये पिक्चर ख़त्म हुई थी वहाँ से ये पिक्चर क्या होगी, शुरू होगी। यानी इस स्टेप के फाइनल स्टेज इस स्टेप के इनिशियल स्टेप के बराबर होगा। सही है। तो अब आइए ज़रा ब्रीफ कीजिए कि किस तरह से क्या होने जा रहा है। ये हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा दी। इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहने की वजह ये कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, और एक ऐसा प्रोसेस पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। हम स्टार्टिंग के यूनिट्स में ये पढ़ चुके हैं। इस स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे अगेन एक
इंसुलेटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ हमने इसको हॉट बॉडी पे रखा था, अब हम इसको रखेंगे इंसुलेटर के ऊपर, क्योंकि हमें एडियाबैटिक प्रोसेस करवाना है। एडियाबैटिक में ना तो हीट आती है ना ही हीट जाती है, तो हमने इसको रखा है इंसुलेटर के ऊपर। लेकिन हमने हरकत क्या की कि साथ साथ हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया, और प्रेशर को डिक्रीज़ करके P1 से क्या बना दिया, सॉरी P2 से क्या बना दिया, P3 बना दिया। P2 से क्या बना दिया, P3 बना दिया। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये पिस्टन अगेन अपनी जगह क्या करेगा, छोड़ेगा, और छोड़ के ये एक न्यू पोजीशन पे चला जाएगा ऊपर मूव करके। यहाँ पे भी एक्सपेंशन ही हुई है, और अब वॉल्यूम V1 से चेंज होकर क्या बन जाएगा, सॉरी V2 से चेंज होकर क्या बन जाएगा, V3। देखो यहाँ पे V1 से चेंज होकर V2 बना था, और यहाँ पे V2 से चेंज होकर क्या बन गया, V3। लेकिन क्योंकि ऊपर तो चेंज आया, नीचे चेंज नहीं आया, तो लिहाजा टेम्परेचर भी अब चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होकर बन जाएगा T1 से T2। टेम्परेचर चेंज होकर क्या बन जाएगा, T1 से T2। अब आइए आगे चलते हैं, आगे क्या होने जा रहा है, तवज्जो के साथ ज़रा फोकस कीजिएगा। देखें, अब हमारे पास पहला स्टेप हो गया एक्सपेंशन का, दूसरा स्टेप हो गया एक्सपेंशन का। मैंने क्या कहा था, हम पिस्टन को ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाते हैं, नीचे लाते हैं, और फिर वापस वहीं ले आते हैं कि जहाँ से पिक्चर क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो सी ये वाला मामला और ये वाला मामला आपके सामने है। अब मेरा बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद थर्ड स्टेप से हमारे पास एक्सपेंशन नहीं होगी, बल्कि अब क्या होगी, कंप्रेशन होगी। यानी कि अब हम वापस पिस्टन को ऊपर तो ले गए, अब वापस नीचे लाएंगे। तो ज़रा देखिएगा पिक्चर शुरू हम कहाँ से करेंगे। पिक्चर हमारी शुरू होगी, अगेन यही पिस्टन है हमारा, और ये पिस्टन का जो वॉल्यूम है इस वक्त क्या लिया जाएगा, V3 लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ जो इसका फाइनल वो इसका इनिशियल V3 लिया जाएगा। प्रेशर क्या लिया जाएगा, P3 लिया जाएगा, और टेम्परेचर क्या लिया जाएगा, T2 लिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस सिलेंडर को या इस इंजन को हम रखते हैं कोल्ड बॉडी के ऊपर। अब हम इसे हॉट बॉडी पे नहीं रख रहे, बल्कि किस पे रख रहे हैं, कोल्ड बॉडी के ऊपर रख रहे हैं। तो कोल्ड बॉडी पे रखते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, अब प्रेशर देखो, इन दोनों में प्रेशर हमने डिक्रीज़ किया था क्योंकि हमें पिस्टन को ऊपर उठाना था। अब हम प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और प्रेशर को P3 से इंक्रीज़ करके हम क्या बनाएंगे, P4। P3 से इंक्रीज़ करके प्रेशर क्या हो गया बेटा, P4 हो गया। तो जाहिर सी बात है पिस्टन अब अपनी जगह छोड़ेगा और मूव करके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होके बन जाएगा V3 से V4। जो वॉल्यूम है वो V3 से चेंज होकर क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। लेकिन अब की बारी में अगेन क्योंकि कोल्ड बॉडी पे रखा गया है, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये मैंने Q2 लिखा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन T2 रिमेन्स T2, एंड दिस इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने कॉम्प्रेशन करवा दी। अब हमारे पास फाइनल स्टेप आता है। फाइनल स्टेप में क्या सीन है, फाइनल स्टेप में अगेन हमारे पास पिस्टन है जिसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, V4 हो गया है, टेम्परेचर क्या हो गया है, T2 हो गया है, और प्रेशर क्या हो गया है, P4 हो गया है। हम P4 को इंक्रीज़ करेंगे और क्या बना देंगे, P1 बना देंगे। अब वापस वहीं पहुंचाना है ना, स्टार्टिंग के प्रोसेस में इस तरह साइकिल चल रहा है, ये फिर ये, तो इस दोबारा से हम इसको क्या बना देंगे, P1। तो लिहाजा पिस्टन अपनी जगह छोड़ेगा और वापस अपनी औकात पे आ जाएगा, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे V1। ठीक है, वापस ये V1 पे आ गया, और टेम्परेचर भी चेंज हो गया, T2 से क्या बन जाएगा, T1। अब ये स्टेप दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, और ये कार्नेट साइकिल आपका चलता रहेगा। अभी अगर समझ में नहीं आया परेशान मत हो, मैं वर्डिंग पहले लिखवाता हूँ, एंड वर्डिंग लिखवाने के बाद आप कहेंगे कि सर अब काफ़ी बेहतर समझ में आ गई है। आप एक काम करें, आप हेडिंग डालें, मैंने लिखवाया था ना, देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ कार्नेट साइकिल, मैंने लिखवाया था देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ कार्नेट साइकिल। नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नंबर 3 आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन,
एंड नंबर 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अब आप तमाम बच्चे हेडिंग डालें आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी फिगर नहीं बनाना, अभी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बेटा अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो पहले पूरी फिगर बना लो, ठीक है। दो रास्ते हैं, या तो पूरी फिगर बनाओ उसके बाद वर्डिंग लिखो, या तो वर्डिंग लिखो उसके बाद फिगर बनाओ, दोनों तरीके का सही है। खैर मैं वर्डिंग लिखवा रहा हूँ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में लिखो इन दिस प्रोसेस we placed Carnot engine. In this process we placed Carnot engine of initial volume V1, initial pressure P1 and initial temperature T1 on a hot body, and Q1 amount of heat energy enter into the system and we decreases the pressure to P2 then volume becomes V2 but temperature remains same and this process is called isothermal expansion देखो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है, मैंने ये बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम P1 इनिशियल प्रेशर लेते हैं, वॉल्यूम V1 लेते हैं, टेम्परेचर T1 लेते हैं, फिर हम हॉट बॉडी पे रखते हैं, Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर होती है, प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं जिससे वॉल्यूम V2 बन जाता है और प्रेशर P2 बन जाता है। मैं एक दफ़ा वर्डिंग रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। इन दिस प्रोसेस वी प्लेस द कार्नेट इंजन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल प्रेशर P1 एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 ऑन अ हॉट बॉडी and Q1 amount of heat energy enter into the system and we decreases the pressure to P2, then volume becomes V2 but temperature remains same and this process is called isothermal expansion। अब देखो जैसे इसकी वर्डिंग है ना, सेम टू सेम वर्डिंग इसकी है, आप ज़रा इसकी वर्डिंग लिखें फिर आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों की वर्डिंग में जस्ट उसकी वर्डिंग में इसकी वर्डिंग को एडिट कर दिया गया है। अब जल्दी से हेडिंग डालें एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद अगली हेडिंग डालें एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लिख लिया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में लिखें इन दिस प्रोसेस वी प्लेस्ड कार्नेट इंजन। इन दिस प्रोसेस, ये वाला लिखवा रहा हूँ, इन दिस प्रोसेस वी प्लेस्ड कार्नेट इंजन ऑफ pressure P2 volume V2 and temperature T1 on an insulator and we decreases the pressure to P3 then volume becomes V3 and temperature decreases to T2 and this process is called adiabatic expansion लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद इसकी हेडिंग डालो आइसोथर्मल कंप्रेशन। सेम वर्डिंग आएगी इसके हिसाब से। इन दिस प्रोसेस वी प्लेस्ड कार्नेट इंजन of pressure P3 volume V3
and temperature T2, pressure P3, volume V3 and temperature T2 on a cold body, and Q2 amount of heat energy, evolve from the system. evolve का मतलब होता है बाहर निकलना. evolve from the system, and we increases the pressure, to P4, then volume becomes V4, but temperature remains same, and this process is called isothermal compression, डन. उसके बाद इस पे आ जाएं, हेडिंग डालें एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन की हेडिंग डालें और लिखें in this process we placed Carnot engine of pressure P4, volume V4, pressure P4, volume V4 and temperature T2 on an insulator, and we increases the pressure to P1, then volume becomes V1, and temperature increases to T1, and temperature सब कुछ नॉर्मल वही स्टार्ट पॉइंट पे आ जाएगा, and temperature increases to T1, and this process is called adiabatic compression. मैं अगर आपको एक सिंसियर मशवरा दूँ तो ये जो मैंने 4 प्रोसेस लिखवाए हैं, इन 4 प्रोसेस को आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. आप बजाय इसके कि रट्टा मारो, रट्टे से कहीं बेहतर होगा कि आप इनको अपनी वर्डिंग में डिज़ाइन कर लें ताकि चारों स्टेप्स आपको क्या हो जाएं, याद हो जाएं. क्लियर है? कार्नेट इंजन का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये वाला. मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले आपको कार्नेट इंजन पढ़ाया, उसके बाद कार्नेट इंजन के मुतालिक मैं आपको पढ़ा रहा था कि मैंने वो पढ़ा दिया था, क्या कहते हैं इसको, कार्नेट इंजन समझाया. कार्नेट इंजन के बाद मैंने आपको उसकी कंस्ट्रक्शन समझाई, देन कार्नेट साइकिल हम पढ़ा चुके हैं. अब आप वीडियो को रोकें और इस पूरी फिगर को बना लें जल्दी से. वीडियो को रोक के जल्दी से इस फिगर को बनाएं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे. बेटा अब इसके अगली हेडिंग डालें एक्सप्रेशन की. इसका एक्सप्रेशन क्या है, मुझे एक बात बताओ. आप तमाम बच्चों को पता होगा कि एफिशिएंसी जो बराबर होती है वो बराबर होती है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट एनर्जी जो है वो है Q1 माइनस Q2. इनपुट क्या है Q1, आउटपुट क्या है Q1 माइनस Q2 और इनपुट क्या है Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. आप कहेंगे सर वेट ये Q1 माइनस Q2 कैसे हो गया? अरे यार आप लोगों को याद है ना, ये इंजन था हमारा, तो हम जो हीट दे रहे थे वो क्या दे रहे थे Q1, और जो हीट हमारी निकल रही थी वो क्या निकल रही थी Q2. अब आप लोग पता है क्या समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं इनपुट पे तो हमें एतराज़ नहीं है क्योंकि इनपुट तो हमारा क्या था Q1 था, इस पे सर हमें एतराज़ नहीं है. बट आउटपुट आप लोग पता है क्या सोच रहे हैं, Q2 है. तो भाई आउटपुट Q2 नहीं है. मिसाल के तौर पे Q1 जो है 100 जूल में दे रहा हूँ और उसमें से Q2 जो है वो 20 जूल निकल जा रहा है. तो अभी Q2 जो है वो लॉस है, Q2 क्या है, लॉस है. तो अंदर एफिशिएंसी जो बनेगी वो कितने जूल की बनेगी, 80 जूल की. 100 आपने दिया और 100 में से 20 निकल गया तो बचा कितना, 80 जूल. तो आपकी जो एफिशिएंसी आई, आपका जो आउटपुट आया वो 80 जूल का आया, ना कि 20 जूल का. 20 जूल तो लॉस है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप
आउटपुट निकालना चाहते हैं तो आउटपुट बराबर होगा 100 माइनस 20 के, यानी Q1 माइनस Q2 के। तो आउटपुट आपका समझ गए होंगे आप लोग, आउटपुट आपका ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि आउटपुट बराबर होता है Q2 के, नहीं नहीं नहीं, Q2 तो लॉस है। इनपुट Q1 होता है, आउटपुट Q1 माइनस Q2 होता है, यानी Q1 और Q2 का डिफरेंस होता है। तो लिखेंगे नीचे Q1 अपॉन Q1, यानी Q1 को इसके नीचे भी लिख देंगे और Q1 को इसके नीचे भी लिख देंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। लास्ट स्टेप में बन जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। और याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन में Q2 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। Q1 क्या है, इनपुट एनर्जी, Q2 क्या है, बाहर निकलने वाली एनर्जी। तो Q2 यानी बाहर निकलने वाली एनर्जी को अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो 0 अपॉन Q1, जाहिर सी बात है कि आपके पास 0 बचेगा, 1 माइनस 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100, यानी कि आपके पास, अब ज़रा स्टेटमेंट को समझिएगा जो लिख रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी ऑफ hence efficiency of any engine can be 100% if efficiency of any engine can be 100% if Q2 is equal to 0, but Q2 cannot be 0. Hence, the efficiency of any engine, hence the efficiency of any engine must be less than 100%. As the efficiency of any engine must be less than 100%. यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा, मतलब 100% नहीं हो सकती, हर सूरत में 100% से क्या होगी, कम होगी। अब आ जाएं आप इसके ग्राफ के ऊपर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ही हमारा कार्नेट इंजन का बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट होगा। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ज़रा सुनिएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप PV डायग्राम बनाते हैं, P और यहाँ पे बनेगा V। पिक्चर स्टार्ट यहाँ से होती है कि सबसे पहले आप पहला कर्व बनाएंगे फर्स्ट प्रोसेस के लिए। फर्स्ट प्रोसेस में क्या था, P1 V1 T1, यही था P1 V1 T1। और फिर यहाँ पे पहुँच गया होगा P2 V2 T1। फर्स्ट स्टेप में ये था ना, P1 V1 T1 क्या बन गया था, P2 V2 T1 बन गया था। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे आएगा P3 V3 T2। ये देखो, ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद वापस कंप्रेशन हो रहा है जिसमें बनेगा P4 V4 T2 और फिर वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास टोटल इसका ग्राफ होगा। और याद रखिएगा इसका जो ग्राफ होता है ना, उसमें ये जो अंदर का एरिया होता है, जिसे हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, ये यूज़फुल वर्क को शो करता है। मैं इसकी वर्डिंग लिखवा देता हूँ, ये ग्राफ बना लेना। उसके बाद लिखना इफ़ वी ड्रॉ आ ग्राफ बिटवीन, ग्राफ के हेडिंग डाल के लिखना इफ़ वी ड्रॉ आ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन फॉर कार्नोट इंजन वी ऑब्टेन a closed loop, then for Carnot engine we obtained a closed loop, and the area under the loop express the useful work done by Carnot engine, useful work done
बाय कार्नोट इंजन। ठीक है जी, और यहाँ पे आगे पिक्चर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे के मामला देखेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा कार्नोट इंजन का बेटा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हद से ज़्यादा आने वाला टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कार्नोट इंजन की कार्नोट इंजन का साइकिल किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, उसका कार्नोट साइकिल, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन और उसके बाद उसका ग्राफ करके आज हमारा कार्नोट इंजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अपने रजिस्टर में प्रॉपर नाज़ में कार्नोट इंजन का काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।